वेलकम टू प्रखर एकेडमी। आपके चैनल पर आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल थॉट के साथ। आज का थॉट है आर रिएक्शन टू अ सिचुएशन लिटरली हैज़ द पावर टू चेंज द सिचुएशन इटसेल्फ। देखिए कितना प्यारा एक विचार है। आज हम इस विचार के साथ जाने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कोई सिचुएशन है और उस सिचुएशन को अगर हम एक डिसीजन लें और ऐसा डिसीजन लें कि उस सिचुएशन के फेज को ही बदल दें, यानी वो सिचुएशन जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी वो अपने आप में एक सोल्यूशन जैसा लगने लगे। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, वेरियस ऑफ एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं, बट एक प्यारा सा एग्जाम्पल जो आपने अपनी लाइफ में देखा होगा और उस एग्जाम्पल को आपने व्हाट्सएप पे भी शायद पढ़ा हो। आपको याद होगा कि आजकल शादी के दौरान जब सड़क पर कोई बारात आ जाती है और हम लोग जाम में फंस जाते हैं, तो जाम में फंसने के दौरान हमारी कंडीशन ये होती है, यार मैं कैसे सफ़र करूं, यहाँ आधा घंटा या 1 घंटा लगने वाला है, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। तो वहीं पर एक मैंने मैसेज पढ़ा था, उसमें लिखा था कि यार हम ऐसा करें कि टेंशन ना लें और हम क्या करें, कार को बंद करें, म्यूज़िक लगाएं और या फिर बाहर निकल करके उस बारात में डांस करें और मस्ती करें, उस पल को एंजॉय करें, क्योंकि हम कुछ और नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में हम कुछ और नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम सोचेंगे यार मैं कैसे निकल जाऊँ, अगर आधे घंटे हम ये सोचते रहे तो यकीन मानिए स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाएगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको बीपी हो जाएगा, आपको शुगर हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना, उस पल को आप इंजॉय भी कर सकते हैं। आप चाहें तो उस पल को फेवरेबल कंडीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहीं इस बात को जोड़ना चाहता हूं अधिकारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका जो चयन होता है वो इसी बेसिस पर होता है कि आप कितने कूल हैं। क्योंकि जब आप क्राउड को फेस करते हैं तो क्राउड को फेस करने में आपको अपने आप को काम रखना बहुत जरूरी है, अपने आप को शांत रखना जरूरी है। क्योंकि पता चला भीड़ पहले ही भड़की हुई और आप भी भड़क जाते हैं तो बट ऑब्वियस है, दो गर्म तार मिलेंगे तो भड़ाभड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, आपको सिचुएशन को कंट्रोल करना है, काम रहना है और देखना है व्हाट इज द पल्स, क्या रीज़न है, किस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, उसको ध्यान से सुनना है, उसको सॉर्ट आउट करना है और आगे बढ़ना है। चलिए इसी थीम के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, श्री कुमार बनर्जी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, जिनका पोस्ट कोविड के बाद दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। वो एक भौतिक धातु विज्ञान के विशेषज्ञ थे, यानी ही वॉज स्पेशलाइजेशन इन मेटलर्जी। ये थे आपके श्रीनिवास और ये है श्री कुमार बनर्जी और वॉज एन इंडियन मेटलर्जिकल engineer. He retired as the chairman of the Atomic Energy Commission of India, AECI उसका abbreviated form है, and the Secretary of Department Atomic Energy यानी DAE on 30th April 2012. Prior to his stint as DAE chairman, he was the director of the Bhabha Atomic Research Center, जिसको हम बात भी बोलते हैं, from 30th April 2004 to 19th May 2010. He had also served as Bhabha Atomic Research Center from 30th April 2004 to 19th May 2010 ये हो चुका है. He had also served as the DAE Homi Bhabha Chair Professor at the Bhabha Atomic Research Center in Mumbai. He was known as great physical metallurgist. Banerjee died during the early morning of 23rd May 2021 due to the heart attack at his residence in Navi Mumbai. He had recovered from COVID-19 in previous month. तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या थे, एक मेटलर्जिस्ट थे और बार्क में वो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। वेरियस ऑफ जॉब्स मतलब प्रोफाइल पर वो रहे और फाइनली वो रिटायर्ड हुए और रिटायर होने के बाद कोविड में हार्ट अटैक के कारण वो एक्सपायर हुए हैं। ठीक है, तो नेशनलिटी तो इंडियन है ही और जो उनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर से मतलब एलुमनी रहे हैं, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की। जाने जाते हैं इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। अवार्ड कौन कौन से मिले हैं, पद्मश्री मिला है 2005 में, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ आपको पता होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मिलता है, वो उन्हें 1989 में मिला था। मतलब काफ़ी
एक फेमस पर्सनैलिटी थे। साइंटिफिक करियर की बात करें तो फील्ड बता चुके हैं, मेटलर्जी इंस्टीट्यूशन क्या था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसको बार्क कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डीएई से रिलेटेड थे। ठीक है, तो ये कुछ जानकारियां हुई किनके बारे में, मिस्टर बनर्जी के बारे में। अब बात आती है अगले प्रश्न की, अंटार्कटिका महाद्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा एक हिमखंड यानी आइसबर्ग जो है वो अभी हाल ही में अलग हुआ है, उसका नाम है, तो इसका नाम है A76 आइसबर्ग। इसका जो मेजरमेंट है वो कितना है, 170 किलोमीटर लंबा है और इसकी जो चौड़ाई है वो 25 किलोमीटर है। ये अलग किससे हुआ है, ये अलग हुआ है रोने आइस शेल्फ से अलग हुआ है और वेडल सागर के ऊपर ये तैर रहा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ आप देखेंगे कि ये आप देख रहे हैं आइसबर्ग 76 इसको नाम दिया गया है। ये यहाँ से सेपरेट हो गया है और ये सेपरेट किससे हुआ है, ये आपका रोने है और रोने शेल्फ से अलग होकर कि ये आइसबर्ग A76 अलग हुआ है और ये तैर कहाँ रहा है, वेडल सागर पर तैर रहा है। तो आपको पता होगा आइसबर्ग जब अलग हो गया तो वो पिघलेगा, पिघलने से क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ेगा, पानी का लेवल बढ़ेगा तो क्या करेगा, वो हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें वाटर लेवल आपका इंक्रीज करेगा कोस्टल एरिया में और कुछ हिस्से जो हैं वो सबमर्ज कर जाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ द न्यू आइसबर्ग इफेक्टिवली अ पीस ऑफ फ्लोटिंग आइस शेल्फ डिटैच्ड फ्रॉम द वेस्टर्न साइड। देखिए डिटैच होना यानी अलग होना, किससे, वेस्टर्न साइड से अलग हुआ है आइस शेल्फ के। इट नाउ फ्लोट्स इन द वेडल सी, और अब ये वेडल सी में है जिसमें तैर रहा है। द आइसबर्ग इज अबाउट, मैं बता चुका हूँ मेजरमेंट, कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा बताने की। इट शेप्ड लाइक ए जेंट आयरनिंग बोर्ड, ये आयरनिंग बोर्ड जैसा लग रहा है देखने में। द साइज एट कैल्विन वॉज एन एस्टिमेटेड 4320 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब इतना एरिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा एरिया का फॉर्मूला क्या है। द न्यू आइसबर्ग वॉज फर्स्ट स्पॉटेड बाय कीथ मैकिन्सन, जो कौन है, एक पोलर ओशनोग्राफर हैं। ठीक है, यानी समुद्री विज्ञान में उनकी महारत है और उन्होंने इसको पहली बार ऑब्जर्व किया विद द ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे इन May 2021। ये वही है, इन May 2021 A76 करेंटली द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग आइसबर्ग। ठीक है, बता चुका हूं, आगे बढ़ते हैं। NMMS क्या है, NMMS क्या है, ये है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप और इसे लॉन्च किसने किया, नरेंद्र सिंह तोमर ने। हैं कौन वो हैं हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री और साथ ही उन्हें पंचायती राज का मंत्रालय भी मिला हुआ है। और ये क्या करेगा, ये जो ऐप है ये क्या करेगा, ये जो मनरेगा में काम करने वाले लोग हैं, जो कामगार हैं, उनके रियल टाइम अटेंडेंस, साथ ही उनके जियोटैग फोटोग्राफ्स की सहायता से वो ये पता लगाएगा कि जो काम है वो प्रॉपर मैनर में हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसके लिए क्या वो पैसा सही जगह जा रहा है, तो या पैसा कितना जाना चाहिए। तो ये सब रियल टाइम मॉनिटरिंग है। जैसे कि हम लोग जाके पंच मशीन पे पंच करते हैं कि भाई हम इस टाइम पहुँचे और इस टाइम हमने अपना छुट्टी किया, तो पता लगता है कि कितने वर्किंग आवर्स उन्हें मिले हैं। ठीक है, कितना वो काम उन्होंने किया है, जिससे कि फर्जियंस जो है वो ख़त्म हो, जो फेक डेटा दे दिया जाता है वो ना दिया जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है जो छूट जाएगा वरना, तो ये है डिजिटल ऋण प्रसंस्करण। इस प्रणाली को शुरू करने वाला बैंक कौन सा है, तो इसे शुरू करने वाला कौन सा बैंक है, IDBI बैंक। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और ये क्या करेगा, ये MSME और जो कृषि क्षेत्र है इसको 50 से भी ज़्यादा ऐसे उत्पाद हैं जिन पर आसान ऋण उपलब्ध कराएगा। ठीक है, अब आप इस प्रश्न पर आ जाते हैं जो हम NMMS की बात कर रहे थे। द मॉनिटरिंग सिस्टम, हिंदू ने कवर किया है, विल बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन अ पायलट बेसिस टू अलाउ द रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ ऑल वर्क्स, कि कितना काम हो रहा है इस पूरे को वो मॉनिटर करेगा। वर्कर्स अटेंडेंस एंड वर्क साइट मेजरमेंट। The Union Ministry of the Rural Development is likely to introduce a mobile monitoring system for effective implementation of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, मनरेगा, महात्मा गांधी नरेगा। ठीक है, पता ही आपको ये बहुत बड़ा एक
प्लान है, बहुत बड़ी स्कीम है, जिसमें क्या होता है, जो आपके ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर काम मुहैया कराया जाता है। 100 दिन का कार्य जो है वो देने की बात होती है। अभी कुछ स्टेट ने, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तरांचल है, उन्होंने उसका कुछ टाइम पीरियड बढ़ाया है। तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, पर शायद 150 या 120 कुछ ऐसा एक डेटा है कि उन्होंने कुछ चेंज किया है, उसमें डेज़ का उन्होंने प्रोग्राम बनाया है। और उसके बाद आता है आपका द मॉनिटरिंग सिस्टम will be introduced on a pilot basis to allow the real time monitoring of all works, कि कितना काम हो रहा है उसको पूरा मॉनिटर किया जाएगा। वर्कर्स अटेंडेंस एंड वर्क साइट मेजरमेंट, कि जिस साइट पर काम हो रहा है, ठीक है। द मूव इज़ एक्सपेक्टेड टू प्लग लीकेज, यानी जितना लीकेज होता है उस पूरे को प्लग कर पाएगा इन द रूरल जॉब स्कीम। मोर ओवर द सेंटर हैज़ रिसेंटली सेंक्शन ₹147 करोड़, इसके लिए 147 करोड़ रुपए जो हैं वो सेंक्शन किए गए हैं टू द स्टेट्स टू स्ट्रेंथन द सोशल ऑडिट स्ट्रक्चर। सोशल ऑडिट इंश्योर्स द कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक स्क्रूटनी ऑफ रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स with a view of enhanced transparency and accountability. The additional grant was sanctioned as states were finding it difficult to put the necessary institutional structures for social audit within the overall 6% administrative cost. तो आप समझ सकते हैं इसके लिए खर्च हो रहा है, तकरीबन 147 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं स्टेट्स के लिए, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको इसका ऑडिट करना आसान रहेगा। सोशल ऑडिट के बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं, स्क्रूटनाइज कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को, अकाउंट्स को, कि क्या काम उतना ही हो रहा है जितना बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है यानी DAP, जिसे आप जानते हैं उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो उसमें कितने प्रतिशत की जो है सब्सिडी दी गई है। तो DAP जो है उसके ऊपर दी जा रही है 140% की सब्सिडी जो है वो बढ़ाई गई है। किसानों को 1200 रुपये प्रति बोरी की सब्सिडी दी जा रही है। इसका कारण क्या है? इसके जो इंग्रेडिएंट हैं, भाई देखिए कोई भी चीज़ जब बनती है, जैसे चाय बनती है, तो चाय बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? चाय की पत्ती चाहिए, आपको चीनी चाहिए, ठीक है, गैस सिलेंडर चाहिए। और सपोज कीजिए कि गैस सिलेंडर के प्राइस बढ़ गए, तो बट ऑब्वियसली जो चाय है तो उसको जो बनाने वाला है वो उसके प्राइस बढ़ाना चाहेगा, या चीनी के दाम बढ़ गए या फिर आपके पत्ती के दाम बढ़ गए। तो इसी तरह से DAP बनाने के लिए भी क्या क्या चाहिए? इसको बनाने के लिए चाहिए फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया, और इनके अभी क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे प्राइजेस जो हैं वो उसमें हाइक आया है, तकरीबन 60 से 70% प्राइस बढ़ गए हैं। तो प्राइस बढ़ने के कारण क्या हुआ है, अब प्राइस बढ़ने से वो किसानों को नुकसान होने वाला है। वो अगर यहाँ पर इतना पैसा लगाएंगे तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए उनको क्या दिया जा रहा है? उनको दी जा रही है सब्सिडी। उनको क्या दी जा रही है? सब्सिडी दी जा रही है, ठीक है। तो ये एक सूचना हुई किसके बारे में? इसी चीज़ के बारे में एक सूचना हुई कि भाई कितना पैसा इसमें लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस ने उसको कवर किया है। अमिड फ्लैग ओवर द फर्टिलाइजर्स प्राइस राइज, सेंटर हाइक सब्सिडी बाई 140% फार्मर्स टू गेट DAP एट ओल्ड रेट्स। देखिए क्यों बढ़ाई गई? जिससे कि जितना प्राइस पहले दे रहे थे किसान, अब भी उतने प्राइस में ही वो फर्टिलाइज़र को खरीद पाए। द इंक्रीज इन सब्सिडी फॉर DAP फर्टिलाइजर्स विल मीन एन एडिशनल बर्डन of 14,775 crore rupees on the government in the upcoming Kharif season. Is it clear? The center had earlier urged the fertilizer industry to maintain the retail prices of DAP at the reasonable level. तो ये एक सूचना है जो इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया। आप ये देख सकते हैं। एक प्रश्न और इसमें बचता है, किस कंपनी के द्वारा भारत को फोकस करते हुए सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम का निर्माण किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जा रहा है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है FIH। FIH क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एथलेटिक कमेटी। इसके जो सदस्य हैं वो कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं PR श्रीजेश। और अगला प्रश्न आता है इसके बाद, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने एम्स की स्थापना करने को स्वीकृति दी गई है?
तो ये दी गई है 22 एम्स की को स्वीकृति दी गई है हाल ही में। और द फर्स्ट एम वॉज एस्टेब्लिश इन 1956 अंडर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंसेज एक्ट 1956, पता होगा ये तो आपको। और इसके बारे में जो आपके JL नेहरू साहब थे वो चाहते थे कि ये वेस्ट बंगाल में बने, लेकिन उस वक्त की जो तत्कालीन आपके वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री थे तो वो कौन थे, वो बिधान चंद्र रॉय थे। उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया था। जब उन्होंने ऐसा करने से मना किया तो बंगाल के प्लेस पर उसको कहाँ इस्टेब्लिश किया गया, न्यू दिल्ली में, जो आप देख रहे हैं एम्स है। इंडियाज़ फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर कौन थी, वो राजकुमारी अमृत कौर थी। ये थोड़ी सी सूचना है इनके बारे में। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि 47th FIH कांग्रेस जो हुई है, यानी जो वर्चुअली ये कांग्रेस हुआ है, इसके दौरान द्विवार्षिक एक एंटीने ग्लिचिच पुरस्कार किस संगठन को प्रदान किया गया। तो बट ऑब्वियसली FIH है। FIH यानी क्या है, ये हॉकी फेडरेशन है। तो ये हॉकी फेडरेशन ने जो पुरस्कार दिया गया तो वो किसको मिला है, इंडियन हॉकी को। और इन रिकॉग्निशन ऑफ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस, तो ये जो है ये किस राज्य का एक इंसेंटिव प्रोग्राम है। तो मैं आपको बता दूं ये महाराष्ट्र का एक प्रोग्राम है जिसमें स्पेशल इंसेंटिव देने की बात की गई है। द स्पेशल इंसेंटिव्स will be given to the oxygen producing industries under the scheme. At present, the state's oxygen generation capacity is 1,300 metric ton per day, but what is required? Required is 3,000 metric ton per day. तो जिससे कि इस गैप को पूरा किया जा सके, इस गैप को कम किया जा सके, इसके लिए क्या किया है, और जो उद्धव गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पर एक इंसेंटिव प्रोग्राम बनाया है कि जो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे जिससे ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। अगला प्रश्न आता है कि दिल्ली के नए जो पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं वो कौन हैं, SN श्रीवास्तव। मैं आपको बता दूं, देखिए SN श्रीवास्तव आप कह रहे होंगे कि पहले से हैं, हाँ हैं, लेकिन उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, अब उनको परमानेंटली इसके लिए सौंप दिया गया है। दो प्रश्न और बताने के बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, उनके बारे में थोड़ा डिटेल बताऊँगा। 24 मई को किस दिन के रूप में मनाया जाता है, कॉमनवेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। और डार्विन आर्क का जो ऊपरी हिस्सा बह गया है वो कौन से द्वीप में है, तो वो गैलापागोस आइलैंड पर है, जो कहाँ पड़ता है, सदर्न अमेरिका, ये इक्वाडोर में पड़ता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं SN के बारे में, मिस्टर SN जो हैं श्रीवास्तव ये हैं। और SN श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर बनाया है। अतिरिक्त प्रभार के रूप में वो पहले से ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और गृह मंत्रालय ने इसी शुक्रवार को जो भी गया है इस संबंध में आदेश जारी किया। आई थिंक 21 डेट था। और 1985 बैच के AGMUT कैडर के IPS अधिकारी SN श्रीवास्तव, जिन्हें एक तेज़ तर्रार अफसर के रूप में माना जाता है, जम्मू कश्मीर में स्पेशल DG रहे हैं। SN श्रीवास्तव ने वहाँ पर घाटी में एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम ऑल आउट है। उसके दौरान आर्मी के साथ काम करने के कौशल के लिए उन्हें जाना जाता है। पिछले साल फरवरी में श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस में अतिरिक्त प्रभार के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आपको याद होगा जब थोड़ा सा हिंसक कार्रवाई हुई तो उस वक्त इनको अपॉइंट किया गया था। चलिए, कॉमनवेल्थ में बता चुका हूँ। अगला प्रश्न आएगा, डार्विन आर्क का ऊपरी हिस्सा बह गया है, वो मैंने बताया आपको गैलापागोस आइलैंड पर है, तो ये है उसके बारे में थोड़ी सूचना। डार्विन आर्क, जिसे स्पेनिश में कहते हैं आर्को डार्विन, वॉज अ नेचुरल रॉक आर्क feature to the southeast of the Darwin Island in the Galapagos archipelago in the Pacific Ocean and is now a pillar formation. The arc sat on an irregularly shaped rocky submerged plateau nicknamed the Theater. The arc collapsed into the sea on 17th of May 2021 from the natural erosion. तो ये था आपका डार्विन आर्क। आप देख सकते हैं पहले उसकी कंडीशन ये थी आर्क की, जैसे ये एक अपने आप बना हुआ एक आकृति थी और ये बहुत अच्छा पर्यटन स्थल था, लेकिन इसे कुछ समय पहले क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी व्हेल, शार्क और आपकी जो हैमर वो होती हैं आपकी, तो वो सब
यहाँ मौजूद थी जो काफ़ी ख़तरनाक मछलियाँ हैं, तो इस वजह से यहाँ पर पर्यटन जो था वो रोक दिया गया था। लेकिन ये प्लेस बहुत अच्छा था, लेकिन अब इसकी हालत कैसी हो गई, ये देखिए, ये आर्क जो आप देख रहे हैं, ये आर्क इसका मिसिंग हो गया, ये टूट करके समुद्र में गिर गया। तो अब इसकी वो शोभा नहीं रही जो थी, जिसके लिए जाना जाता था। और एक बात और बता दूं, ये वही प्लेस है जहाँ पर इवोल्यूशन की थ्योरी देने वाले जो मिस्टर डार्विन थे, उन्होंने यहीं पर अपना यहीं पर स्टडी किया, यहीं पर उन्होंने अपना रिसर्च किया था, और उसी के लिए वो जाने जाते हैं। Darwin's Ark along the nearby Darwin's Island was named after the English naturalist Charles Darwin. अच्छा, मैंने इसको लिया है, naturalist Charles Darwin, who studies in the surrounding area, helped him to form his theory of evolution by means of natural selection. इसी के लिए उन्होंने यहाँ पर स्टडी किया इसी एरिया में, और उन्होंने ये अपना जो थ्योरी था इवोल्यूशन बाय मीन्स ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन दिया था। As a tribute to the Darwin and his work, some locals and industry professionals have nicknamed the remaining stone tower the pillars of evolution. ठीक है, तो ये आपकी थोड़ी जानकारी हुई किसके बारे में, डार्विन आर्क के बारे में। अगला प्रश्न आता है, कोविड-19 के कारण एशिया कप 2021 जो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है, उसका वास्तव में आयोजन कहाँ होना था, तो ये होना था श्रीलंका में। ठीक है, और श्रीलंका के बारे में मैंने आपको बता ही रखा है कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो महिंदा राजपक्षे हैं, और जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो हैं गोटाबया राजपक्षे। ठीक है, राजधानी आपको पता ही है, कोलंबो है, और दूसरी राजधानी क्या है, तो प्लीज़ आप मुझे उससे कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजें, क्योंकि मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। सबसे शक्तिशाली दूरबीन जेम्स वेब टेलीस्कोप का निर्माण किस संगठन के द्वारा किया गया, तो इसका निर्माण किया गया है नासा के द्वारा। इस टेलीस्कोप का नाम दूसरे नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स ई वेब के नाम पर रखा गया था। अच्छा, ये जो है, ये जो आपका टेलीस्कोप है, ये किसको रिप्लेस करेगा, तो आपको पता है इससे पहले हब्बल थी, तो हब्बल को रिप्लेस करके ये आपका जेम्स ई वेब उसका स्थान लेगा। अगला प्रश्न आता है कि दूरदर्शन ने अभी हाल ही में एक चैनल शुरू किया है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है डीडी इंटरनेशनल। शुरू क्यों किया गया, देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जब कोविड के कारण लोगों को ऑक्सीजन का कमी महसूस हुआ और काफ़ी हमारे यहाँ फैटल रेट बढ़ गया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत मजाक उड़ाया या भारत की एक ऐसी पिक्चर क्रिएट की जो किसी भी भारतीय के लिए सुखद नहीं थी। तो ऐसे में एक चैनल जो है वो लॉन्च किया गया है या चलाया जा रहा है, जिसका नाम है क्या, उसका नाम है डीडी इंटरनेशनल। और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बीबीसी लंदन है, जो मतलब एक तरह से एक मुख पृष्ठ है किसका, ब्रिटिश संस्कृति का, और वो उनको एक्सप्लेन करता है, उनके स्टैंड को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करता है। तो सेम काम डीडी इंटरनेशनल करेगा, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू को, भारत का क्या दृष्टिकोण है, भारत कोई काम क्यों कर रहा है, तो उस बात को वो रखेगा जिससे भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर सुधारा जा सके। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो मैंने लिखा है। दूरदर्शन प्लान्स टू लॉन्च डीडी इंटरनेशनल टू प्रेजेंट इंडिया स्टोरी। इट कम्स अमिड द क्रिटिसिज्म इन द ग्लोबल मीडिया ऑफ द गवर्नमेंट्स हैंडलिंग ऑफ पैंडेमिक प्रोजेक्ट इंडियाज़ पॉइंट ऑफ व्यू टू द वर्ल्ड। ठीक है, ऑनर इसके जो हैं वो प्रसार भारती है, फाउंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब बना, 15 सितंबर 1959 में ये बात हो रही है प्रसार भारती की। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। ये थोड़ी सी बात। सेंटर टू लॉन्च द चैनल डीडी इंटरनेशनल टू पुश इंडियाज़ व्यू फॉर द ग्लोबल ऑडियंस इन व्यू ऑफ द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव टू बिल्ड अ ग्लोबल प्रेजेंस फॉर द दूरदर्शन and to establish an international voice of India. It is envisaged to establish DD International. Prasar Bharati, India's national public broadcaster, has issued a tender for a consultant to devise a strategy for launching a channel that will have an international outreach. This comes at a time when the Indian government is being heavily criticized by the international media agencies, however, according to the प्रसार भारती ऑफिशियल। तो मतलब मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि इसका एसेंस क्या है। बड़ी लंबी न्यूज़ थी लेकिन मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया। अब आगे बढ़ते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में शेष लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में कितने करोड़ के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है? तो ये है आपका 99,122 करोड़ रुपए की राशि है। ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस आईएनएस को डीकमीशन किया है? तो ये न्यूज़ आपको पता होगी, लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं मेरे पास अभी पड़े हुए हैं, तकरीबन 400-500 क्वेश्चन हो गए हैं, तो धीरे धीरे आपको डिलीवर करता रहूँगा। तो ये कौन सा है? आईएनएस राजपूत है, और ये आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया। आईएनएस राजपूत, द इंडियन नेवीज फर्स्ट डिस्ट्रॉयर टू बी डीकमीशन्ड टुडे आफ्टर 41 ईयर्स ऑफ सर्विस। ये थोड़ी पुरानी न्यूज़ है, शायद 19 या 20 मई के आसपास की होगी। ड्यू टू द प्रिवेलिंग कोविड सिचुएशन, द डीकमीशनिंग ceremony at Visakhapatnam Naval Dockyard will be a low-key event attended only by in-station officers and sailors। ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद आता है over her 4 decades of glorious service to the nation, the ship has distinction of serving in both western and eastern fleet। उसने दोनों ही तटों की तरफ जो है कार्य किया है। The ship had द मोटो राज करेगा राजपूत। राजपूत ये कम्युनिटी की बात नहीं है, ये बात है उस आईएनएस राजपूत के बारे में जो यहाँ पर मौजूद था, और इसे लिया गया था यूएसएसआर से। चलिए मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड पार्टिसिपेटेड इन सेवरल ऑपरेशंस एम्ड एट कीपिंग द नेशन सिक्योर। सम ऑफ दीज इंक्लूड ऑपरेशन अमान ऑफ श्रीलंका टू असिस्ट IPKF, Operation Pavan for patrolling duties off the coast of Sri Lanka, Operation Cactus to resolve hostage situation of the Maldives, and Operation Crow's Nest of Lakshadweep. In addition, the ship participated in numerous bilateral and the multinational exercise। तो आप समझ सकते हैं कितना योगदान आईएनएस राजपूत का रहा है। और अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि वित्त पोषण पर शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये करने वाले हैं वी मुरलीधरन, जिन्होंने पेरिस अफ्रीकी अर्थव्यवस्था के वित्त पोषण पर शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने की बात थी। अब अगला प्रश्न आता है ओपी भारद्वाज कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो वो कौन थे? वो मुक्केबाजी के लिए उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था, और एक लंबी बीमारी के बाद अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये थोड़ा सा न्यूज़ है उनके बारे में इंडिया टुडे के द्वारा। बॉक्सिंग, इंडियाज़ फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी कोच ओपी भारद्वाज डाइज एट 82 आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। ओपी भारद्वाज, हु सर्व्ड एज इंडियाज़ नेशनल बॉक्सिंग कोच between 1968 to 89, won the Dronacharya Award when it was introduced in 1985. He died after battling with age-related ailments in New Delhi। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद रूस ने किस देश के साथ अपनी सबसे बड़ी परमाणु परियोजना शुरू की? तो ये की है चाइना के साथ, जो उसका पड़ोसी देश है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड रशियन काउंटरपार्ट व्लादिमीर पुतिन ऑन वेडनेसडे हेल्ड द न्यूक्लियर कोऑपरेशन बिटवीन द टू नेबर कंट्रीज बिल्ड 4 न्यूक्लियर प्लांट्स इन चाइना कॉस्टिंग अबाउट 3 बिलियन USD। ठीक है। टू जॉइंटली कॉन्ट्रैक्ट द 4 न्यूक्लियर पावर पॉइंट्स। ये आप देख सकते हैं द हिंदू ने इसको कवर किया। पुतिन जी हेल टाइज एट लॉन्च ऑफ वर्क ऑन न्यूक्लियर प्लांट्स इन चाइना। रशिया इज हेल्पिंग बिल्ड तियानवान एंड जुदाबाओ power projects। Russian President Vladimir Putin and his Chinese counterpart Xi Jinping on Wednesday held, ये मैं बता चुका हूँ आई थिंक, तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी होगा इसके बारे में। The heads of state initiated work on the pouring concrete into new units of the Tianwan and Zhurabao nuclear power plant built jointly with Russia। The Tianwan plant has been operating since 2007 while the Zhurabao station is still under construction। तो ये कुछ बातें हैं, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड को जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने सुरेश मुकुंद।
ही वन द अवार्ड इन टीवी रियलिटी शो या कंपटीशन कैटेगरी। वर्ल्ड ऑफ डांस एक रियलिटी शो है जिसमें उनके कार्य के लिए उन्हें सराहा गया और उन्हें ये अवार्ड मिला है। ये आप देख सकते हैं, द ट्रिब्यून ने इनको कवर किया। सुरेश मुकुंद विंस द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड्स। एमी अवार्ड्स नॉमिनेटेड कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द डांस ग्रुप, इनके ग्रुप का नाम है किंग्स यूनाइटेड, हैज़ वन द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड फॉर द शो वर्ल्ड ऑफ डांस। He has become the first Indian to win the title. Earlier, Suresh team had won NBC's World of Dance Season 3. Suresh was also one of the captains in TV show Dance Plus 5. अब अगला प्रश्न आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिप्कोवैन क्या है? तो डिप्कोवैन क्या है? कोरोना वायरस के लिए एंटीवायरस डिटेक्शन एक किट है जिसका निर्माण किसने किया? DRDO ने किया। इससे शरीर में वायरस कितना है, कितना प्रतिशत है और प्रोटीन की सही जानकारी मिलती है। आप यहाँ देख सकते हैं, डिप्कोवैन DRDO develops the indigenous COVID-19 antibody detection kit. The Defense Research and Development Organization has developed a COVID-19 antibody detection kit to be sold across India from June first week for ₹75 each. The kit will be useful for understanding COVID-19 epidemiology and assessing the individual's previous SARS-CoV-2 exposure। तो आप समझ सकते हैं, डिफेंस रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, उसके द्वारा काफ़ी कोशिश की जा रही है। देखिए, आप देख रहे हैं जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की बात हुई या बहुत जल्दी 500 बेड का एक हॉस्पिटल बनाने की बात की गई, या फिर अभी उन्होंने जो 2G डेवलप किया, 2DG डेवलप किया, जो ग्लूकोज जैसा एक मॉलिक्यूल है जो पाउडर फॉर्म में यूज़ किया जाएगा, तो जिससे ऑक्सीजन की कमी ना हो, अभी वो डेवलप किया। और अब आप ये देख रहे हैं डिप्कोवैन के बारे में, जिससे कि पता लग जाता है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कितनी बन रही हैं, उनको जांचने का एक काम, और कितने रुपए में, सिर्फ 75 रुपये में, 75 मिनट में 75 रुपये खर्च करके आप एकदम पता लगा सकते हैं कि क्या आपको ये प्रॉब्लम हुआ है, आप इन्फेक्टेड हुए हैं तो कितना प्रतिशत। तो ये सब जानकारी आप देख सकते हैं। डिप्कोवैन द इंडिजिनस COVID-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है जो किसने डेवलप की? ये डेवलप करने वाले हैं DRDO। अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट बाय द DRDO, डिप्कोवैन ऑफर्स अ सिग्निफिकेंटली फास्टर टर्न अराउंड टाइम एज रिक्वायर्ड जस्ट 75 मिनट्स टू कंडक्ट द टेस्ट विदाउट एनी क्रॉस reactivity with other diseases. The kit has a shelf life of 18 months. तो कितना प्यारी चीज़ उन्होंने डेवलप कर दी है और बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। द किट वॉज अप्रूव्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको ICMR हम जानते हैं, इन अप्रैल 2021। इन May 2021 इट रिसीव्ड रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम DCGI कहते हैं। साथ ही सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम CDSCO कहते हैं। देखिए, ये नाम सब आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये बहुत टर्म यूज़ हो रही हैं, तो और ये पूछा जा सकता है कुछ भी इसके बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू मैन्युफैक्चर द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कुछ सूचनाएं इसके बारे में हुई। अब इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कोविड महामारी के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला जो अमृत वाहिनी ऐप है और चैटबॉट है, ये ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च करने वाला है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, मैं बता चुका हूँ। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस देश के सहयोग से तियानवन और शुदापो जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो उनके निर्माण में सहयोग लिया जा रहा है? तो ये किससे सहयोग लिया जा रहा है? चाइना के द्वारा। ये रूस से सहयोग लिया जा रहा है। मैं बता चुका हूँ, ये प्रश्न जो है उसी में शामिल है जो पहले मैंने आपको बताया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने अंत तक इसको देखा, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट पसंद आएगा। देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हैव अ गुड